हेलो दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन क्या होता है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, कौन कौन माध्यम से प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है और प्रेजेंटेशन का उद्देश्य क्या होता है। इन सभी के बारे में आज की क्लास में डिटेल तरीके से इसको करने वाले हैं। और सवालों को, क्वेश्चन आंसर को करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। चलिए देखते हैं प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन कहाँ पर आपका कार्य होता है। देखिएगा, स्कूल में, कॉलेज में या फिर किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य, अगर हम लोग एकदम आसान भाषा में, ठेठ हमारी ग्रामीण भाषा में, झारखंडी भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर मैसेज को जब आप ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, जब अपनी ऑडियंस को आसान तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड और एक इजी वे में जब उनको समझाने की कोशिश करते हो, इसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो व्हाट इज प्रेजेंटेशन, इसको हम लोग देख लेते हैं। अ प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और थॉट्स टू एन ऑडियंस इन अ क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव वे। मतलब प्रेजेंटेशन क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस होता है, प्रेजेंटिंग एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम, हमारे पास जो भी आइडिया है हमारे पास, या फिर कोई सूचना है या फिर संदेश है, इन सभी को हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे दर्शक के पास, चाहे आप एज अ टीचर क्यों ना किसी जगह पर, किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हो, या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर कहीं पर एक सेमिनार में, जब आप अपने ऑडियंस को बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही साफ सुथरा तरीके से, एक प्रॉपर वे में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से और प्रभावी ढंग से जब चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, इसी को हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थ्रू विच मीडियम प्रेजेंटेशन इज डन। वो कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग प्रेजेंटेशन को लोगों के सामने रखते हैं, है ना। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन का मतलब, अगर हिंदी वर्ड अगर उसका मतलब ढूंढा जाए, इसका मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन कैन बी डिलीवर्ड थ्रू द वेरियस मीडियम। अलग अलग माध्यम से हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वो कौन सा माध्यम है? पहला वर्बल और ओरल मीडियम। वर्बल तरीके से, वर्बल का मतलब होता है मौखिक रूप से। जब हम लोग मौखिक रूप से किसी भी चीज को किसी दूसरे व्यक्ति के पास समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, ये हो गया मौखिक प्रेजेंटेशन, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल होता है। विजुअल मीडियम, विजुअल मीडियम के माध्यम क्या होता है, आप पीपीटी का इस्तेमाल करते हो, एमएस पीपीटी में, है ना, स्लाइड्स का, इमेज का और वीडियो के, इन सभी के माध्यम से विजुअल मीडियम। ठीक, उसके बाद रिटन मीडियम। रिटन मीडियम में आप रिपोर्ट्स, हैंडआउट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स, इनके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन करते हो। देखिएगा कहीं पर हड़ताल हो रहा है या फिर प्रोटेस्ट हो रहा है तो रिटन मीडियम का इस्तेमाल होता है। ठीक, उसके बाद डिजिटल या फिर ऑनलाइन मीडियम, वेबिनार या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होता है। और उसके बाद फिफ्थ वाला हो गया ऑडियो विजुअल मीडियम। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड विजुअल, की साउंड भी रहेगा और तस्वीर भी रहेगी, दोनों एक साथ के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करना, ये होता है आखिरी वाला ऑप्शन, पॉइंट नंबर 5। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप, प्रेजेंटेशन की प्रकार, कितने प्रकार की प्रेजेंटेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन का टाइप्स, पहला इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, जो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, कई प्रकार की, जैसे स्कूलों में या फिर कॉलेजों में इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन होता है। आप अपना
कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप मास्टर कर रहे हो तो आप अपना, या फिर आप जब आप पीएचडी करोगे इसके बाद, है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब आप मास्टर्स करोगे या फिर आप जब पीएचडी करोगे तो अपने जो सुपरवाइजर होते हैं उनको आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। या फिर किसी साइंटिफिक वेबिनार में जब आप जाते हो या फिर आप किसी भी जगह पर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है किसी टॉपिक के ऊपर, जब आप इस तरह से बोर्ड के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से जब उनको समझाने की कोशिश करते हो तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेटिव, यानी यहां पर सूचना दिया जाता है इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन में। दूसरा परसुएसिव प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है परसुएसिव प्रेजेंटेशन। तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन, चीजों को एक्ट करके दिखाना, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको देना। चौथा इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन, पांचवा एनालिटिक प्रेजेंटेशन और छठा एडुकेशनल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो ये एडुकेशन प्रेजेंटेशन में आता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है एलिमेंट ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। गुड प्रेजेंटेशन का वो कौन सा एलिमेंट होता है? पहला क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपके पास जो विषय है वो विषय एकदम साफ सुथरे होना चाहिए। यानी आपके पास जो भी टॉपिक है होगा ना, किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप बता रहे हैं अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को, उस टॉपिक के बारे में आपके पास एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पर उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी आप ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको समझाइए, यानी उसको बेहतर तरीके से, है ना, बेहतर तरीके से एक विश्लेषण करते हुए उनको समझा रहे हैं। दूसरा नो योर ऑडियंस, अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जब आप अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करो किसी भी टॉपिक पर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो दर्शक हैं वो क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, और इसके साथ साथ किन चीजों में उनका इंटरेस्ट है। उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, स्टार्ट, बॉडी एंड कंक्लूजन। जब आप प्रेजेंटेशन करने वाले हैं कहीं पर कंपनी में हो, जब आप एज अ जॉब वहां पर जॉब कैंडिडेट के रूप में वहां पर गए हैं इंटरव्यू में, या फिर आप किसी कॉलेज का इंटर कॉलेज कंपटीशन या फिर अपने ही कॉलेज में, अपने ही डिपार्टमेंट में, जब आप किसी चीज के ऊपर अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को या फिर आपके जो सहपाठी हैं उन सभी लोगों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई चीज आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट में आता है क्या ना, स्टार्ट, पहला इंट्रोडक्शन आपका बढ़िया होना चाहिए, दूसरा आपका बॉडी बढ़िया होना चाहिए, और तीसरा आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इसी को कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। आपके पास जो कंटेंट होगा यानी जो विषय होगा, उस विषय को एकदम प्रॉपर तरीके से आप एक के बाद एक चीजों को आप अपने दर्शकों के पास रख रहे हैं, ठीक है, सीरियल वाइज। विजुअल एड्स, यूज स्लाइड्स, चार्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। जब आप चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप अपने दर्शकों को कोई भी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आप स्लाइड्स के माध्यम से उनको समझा रहे हैं, स्लाइड्स का इस्तेमाल कीजिए, चार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, इमेजेस, तस्वीरों का इस्तेमाल कीजिए, और इसके साथ साथ वीडियोस का भी इस्तेमाल आप करते हो, है ना, वीडियोस का भी आपका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये होता है बेसिक नीड्स। उसके बाद इफेक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी आपका यानी आपका शब्दों का चयन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका भाषा, आपका शब्दों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए जो प्रभावी रूप से दर्शकों को समझ में आए। यानी जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी वाक्य या फिर जो भी वर्ड्स का आप चुनाव कर रहे हो प्रेजेंटेशन के दौरान, उन सभी चीज क्लियर हो और वो प्रभावी रूप से दर्शकों के मन में स्थान कर सकें।
इसी टाइप का लैंग्वेज, इसी टाइप का आपका बॉडी लैंग्वेज भी, इसी टाइप का आपका भाषा, आपका शब्दों का चयन का आप इस्तेमाल करेंगे। अगला, टाइम मैनेजमेंट, कीप इट विथ इन द गिवन टाइम। जो समय आपका, समय प्रबंधन ना, जो समय आपको दिया गया है उस समय में ही आपको अपना प्रेजेंटेशन बिल्कुल पूरा कर देना है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या होता है? टू इन्फॉर्म द प्रोवाइड नॉलेज और इंफॉर्मेशन। आपके पास जो जानकारी है, इस जानकारी को लोगों के पास जन जन तक पहुंचाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा, कन्विंस और इन्फ्लुएंस द ऑडियंस टू परस्यूड, यानी आपके जो दर्शक हैं वो क्यों आपके बातों के ऊपर सहमत हों, इनके ऊपर भी आपको काम करना होगा। यानी आप अपने शब्दों का चयन इस प्रकार से करेंगे, अपना कंटेंट को इस तरह से तैयार करते जाइएगा कि लोग एक बार में ही सुन के आपकी बातों पर प्रभावित हो जाए। देखिएगा, सेल्समैन जो हमारे घरों को भी सामान बेचने आते हैं ना, वो भी तो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। दुकान में कोई भी चीज हम लोग खरीदने जाते हैं, सेल्समैन क्या करता है? हम सभी को, ग्राहकों को रिझाने की कोशिश करता है। वो तरह तरह के अलग अलग प्रकार के वो हथकंडे अपनाता है। कभी डिस्काउंट कम कर देता है चीजों के बारे में, कभी कुछ ऑफर दे देता है ना, कुछ मीठी बातों बोल करके रिझाने की कोशिश करता है। तो आप अपने जो ऑडियंस हैं उनके ऊपर प्रभाव विस्तार कीजिए। उसके बाद, टू एडुकेट, टीच और ट्रेन ऑन अ टॉपिक ना, अपने जो ऑडियंस हैं, आपके पास जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस को क्या करना है? चीजों के बारे में सिखाना है। उसके बाद, टू एंटरटेन, एंगेज एंड होल्ड द अटेंशन, हमेशा मनोरंजन। प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है कि आप अगर टॉपिक के बारे में लगातार एक हिसाब से आप मोनोटोनसली, अगर आप खाली टॉपिक के ऊपर ही आप बोलते रहिए, बार बार खाली टॉपिक के ऊपर, इधर उधर की बातों में थोड़ा सा हंसी मजाक अगर आप नहीं करते हो, तो टॉपिक क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। तो लोगों का इंटरेस्ट आपके टॉपिक में खत्म हो जाता है। इसलिए बीच बीच में जोक क्रैक कीजिए या फिर इधर उधर की बातें आप करते रहिए, ताकि दर्शकों का ध्यान आप ही के ऊपर रहे। अगला, टू मोटिवेट, इंस्पायर एक्शन और पॉजिटिव चेंज, लोगों को मोटिवेट करते रहिए, है ना, लोगों को प्रोत्साहन देते रहिए कि आपको ये करना चाहिए, ये करने से ऐसा होगा। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट, टिप्स फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का क्या क्या टिप्स होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख। प्लान योर कंटेंट वेल, आपके पास जो कंटेंट रहेगा, जो रिटन डॉक्यूमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन करना है, वो प्रॉपर तरीके से तैयार होना चाहिए। दूसरा, कीप स्लाइड सिंपल एंड अट्रैक्टिव, आपके पास जो भी स्लाइड्स का आप इस्तेमाल करने वाले हो ना प्रेजेंटेशन के दौरान, प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल MS पावर पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहां पर जो स्लाइड्स होता है, यानी ये देखिए एक स्लाइड्स होगा, कंप्यूटर का एक स्क्रीन को हम लोग स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक, MS पावर पॉइंट में आप सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्लाइड्स आपका सिंपल होगा और अट्रैक्टिव होगा, लोगों को आकर्षित करेगा और इसके साथ साथ एकदम साधारण होने वाला है। तो तीसरा, यूज द बिग फॉन्ट्स एंड रीडेबल टेक्स्ट, बड़े बड़े फॉन्ट में, यानी लेटर या फिर वर्ड्स को आप बड़े बड़े आकार में लिखिएगा, उसका साइज बड़ा कीजिए और इस तरह से बड़ा कीजिए ताकि लोग उनको पढ़ सके। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंस, जब भी आप बात कर रहे हैं तो आपका आवाज क्लियर हो, साफ हो और इसके साथ साथ आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। उसके साथ अगला वाला पॉइंट को देख लेते हैं, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट एंड विथ ऑडियंस। जब आप अपने दर्शकों के पास पहुंच रहे हैं एक प्रेजेंटेशन को लेकर, तो हमेशा अपने दर्शकों के साथ आंखों में आंखें दे करके बात कीजिए, ताकि दर्शक आपके साथ कनेक्ट हो सके। और उसके बाद एंगेज योर ऑडियंस,
वो जो नहीं बोले अभी तक, हमेशा हंसा के रहिए, है ना, चुटकुला एक दो जोक को क्रैक कीजिए, इधर उधर बातों को कहिए, ताकि उनका ध्यान हमेशा आपकी तरफ रहे। उसके बाद कंक्लूड विद अ स्ट्रॉन्ग समरी, और निष्कर्ष आपको समाप्त जब आप कर रहे हो आपके प्रेजेंटेशन को, उस वक्त आपको क्या चाहिए ना, एक स्ट्रॉन्ग समरी, यानी सारांश के साथ, निष्कर्ष के साथ आप पूरा प्रेजेंटेशन को समाप्त कर रहे हैं। ये है आपका टिप्स एक प्रभावी प्रेजेंटेशन का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक एक करके हम लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। चलिए, पहला आपके पास सवाल है, फर्स्ट सवाल, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला सवाल आपसे क्या पूछा है, तो इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सवाल आपको पूछा है कि प्रेजेंटेशन का पर्पस, उद्देश्य, टू एंटरटेन ओनली, लोगों को केवल मात्र मनोरंजन करवाना, टू इन्फॉर्म, परस्यूड और एडुकेट, लोगों को जानकारी देना किसी भी चीजों के ऊपर, उनको इंफॉर्मेशन देना यानी उनको सूचना देना, जानकारी देना, उनको किसी के लिए प्रभावित करना, या फिर टू कंफ्यूज द ऑडियंस, आपके पास जो दर्शक हैं इनको भ्रमित कर देना, या फिर टू वेस्ट टाइम, समय की बर्बादी करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं अगले की ओर, अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तैयार करने का पहला चरण क्या होता है। डिजाइन स्लाइड्स, पहले स्लाइड्स को डिजाइन करना, नोइंग योर ऑडियंस, आपके पास जो ऑडियंस है इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, प्रिंटिंग हैंडआउट्स, हैंडआउट को तैयार करना, या फिर एंडिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को समाप्त। तो पहले आपको क्या चाहिए, इज डिजाइनिंग द स्लाइड्स, स्लाइड्स को आपको डिजाइन करना चाहिए। सॉरी, इसको ऑप्शन बी होगा, सॉरी, नो योर ऑडियंस ये होगा, सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा। यानी आपके पास जो ऑडियंस है, दर्शक है, इनके मोटिव को, इनके इंटरेस्ट को आपको जानना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे की ओर बढ़ते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, आप सभी को पता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ये आंसर आप सभी को पता है, कौन होगा, MS पावर पॉइंट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, अ गुड प्रेजेंटेशन शुड बी, गुड प्रेजेंटेशन, एक बढ़िया प्रेजेंटेशन किस प्रकार का होता है या फिर किस प्रकार का होना चाहिए। लॉन्ग एंड बोरिंग, बहुत ही लंबा एवं बोरिंग टाइप का। दूसरा, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड। तीसरा, फुल ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, या फिर फोर्थ वाला, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके, यानी साफ सुथरा होना चाहिए और एक बढ़िया ढंग का होना चाहिए। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, विच सेक्शन कम्स फर्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में कौन सा सेक्शन पहले आता है, कॉन्क्लूजन, इंट्रोडक्शन, समरी, और या फिर डी रेफरेंसेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी आपको पढ़ाए हैं कि इंट्रोडक्शन, भूमिका, जब आप आंसर भी लिख रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशन की शुरुआत भी कर रहे हैं तो पहला कौन सा चरण पहले आता है, इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे सवाल पूछ रहा है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी भूमिका में वो कौन सी चीजों को आप शामिल करना चाहिए आपको। मेन पॉइंट्स ओनली, केवल मात्र मुख्य बिंदुओं को, टॉपिक एंड पर्पस, टॉपिक के बारे में और उसके उद्देश्यों के बारे में, रेफरेंसेस, है ना, कि रेफरेंस किसी और का बारे में कोट करते हुए उसको आप डाल रहे हो, या फिर धन्यवाद नोट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी, टॉपिक एंड पर्पस, टॉपिक को आप इस्तेमाल कीजिएगा और इसके साथ साथ उस टॉपिक का उद्देश्य को, कहां पर, इंट्रोडक्शन के सेक्शन में।
चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच फॉन्ट साइज जनरली सुटेबल फॉर द प्रेजेंटेशन स्लाइड। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में किस प्रकार फॉन्ट का साइज का इस्तेमाल किया जाता है? 8 से 10, 18 से 24 या फिर इससे बड़ा, केवल 12 और केवल 6। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 से 24। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू मच टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड मेक्स इट। बहुत ज्यादा टेक्स्ट को अगर एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में अगर आप डाल देते हो तो वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव, डिफिकल्ट टू रीड, मोर इंटरेस्टिंग या फिर इजियर टू अंडरस्टैंड। तो ये होगा ऑप्शन बी, डिफिकल्ट टू रीड। बहुत सारा टेक्स्ट चीजों का अगर डाल देते हो, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर डाल दोगे। टेक्स्ट का मतलब होता है जो लिखावट है ना, वर्ड्स को डाल देंगे, सब सेंटेंसों को, बहुत सारा सेंटेंस, बहुत सारा वर्ड को, टेक्स्ट को हम लोग अगर डालते हैं एक स्लाइड्स में तो पढ़ने के लिए आसान होगा? नहीं, आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, डिफिकल्ट टू रीड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच विजुअल एड improves a presentation? चार्ट एंड इमेजेस, ब्लैंक स्लाइड्स, लॉन्ग पैराग्राफ या फिर फॉन्ट्स। किस प्रकार का विजुअलाइजेशन जब आपका होता है, आप चीजों को किस तरह से पढ़ सकते हो बेहतर तरीके से? तो जब आप चार्ट्स और इमेजेस का इस्तेमाल करोगे तब ना आप प्रेजेंटेशन को बढ़िया तरीके से आप समझ पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आई कॉन्टैक्ट हेल्प्स टू। जब आप आई कॉन्टैक्ट करते हो यानी अपने दर्शकों के साथ आंखों में आंखें मिला करके जब आप बात करते हो तो ये कौन सी चीजों को मदद करता है? फील्ड ऑडियंस एंगेजमेंट, ऑप्शन बी डिस्ट्रैक्ट लिसनर, ऑप्शन सी एंड द प्रेजेंटेशन या फिर ऑप्शन डी अवॉइड द स्पीकिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जब आप अपने दर्शकों के साथ आंखों में आंखें डाल करके जब आप बात करोगे ना तो ये आपका जो आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास बढ़ा देता है और इसी आत्मविश्वास के साथ आप ऑडियंस को एंगेज करते हो, यानी ऑडियंस को जोड़ के रखते हैं। आप ऑडियंस को अपने तरफ, अपने टॉपिक के तरफ जोड़ के रखते हैं। जब ऑडियंस आपको देखता है ना, मतलब वो आपको नहीं देख रहा है, आप जो बात को डिलीवर करने वाले हैं उसके साथ वो कनेक्टेड है, इसलिए वो आंखों में आंखों देख करके बात करना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अ प्रेजेंटर शुड स्पीक, मतलब जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसको प्रेजेंटर कहते हैं। शुड स्पीक, किस तरह को बोलना चाहिए? टू फास्ट, क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, वेरी क्विकली या फिर विदाउट पॉज। एक प्रेजेंटर को किस प्रकार से बोलना चाहिए? तो ये होगा ऑप्शन बी, क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, यानी साफ सुथरे तरीके से और उसके साथ साथ आत्मविश्वास से, क्योंकि जो लोग आया है ना वो तो उनको सुनने के लिए आए हैं ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉडी लैंग्वेज? प्रेजेंटेशन में बॉडी लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप अपने शरीर की सभी अंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप एक प्रेजेंटेशन या फिर वर्बल कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो। टू कंफ्यूज द ऑडियंस, और जो आपके पास जो दर्शक हैं उन दर्शकों को भ्रमित करने के लिए। टू सपोर्ट कम्युनिकेशन, जो संवाद आप कर रहे हैं उनके साथ उन संवाद को सपोर्ट करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हैं। टू अवॉइड स्पीकिंग, ठीक है, बोलने के लिए आप बोलना नहीं चाहते हो इसलिए आप बॉडी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हैं। या फिर टू रीड स्लाइड्स को पढ़ने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टू सपोर्ट कम्युनिकेशन। जब आप बोल रहे हो, आप बोलने के साथ साथ जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का, जैसे आई कांटेक्ट हो गया, हाथों का इशारा हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, है ना, स्माइलिंग कर रहे हैं, मुंडी को हिला रहे हैं, इससे क्या होगा ना, इससे जो दर्शक हैं वो दर्शक आपके साथ खुद संवाद कर रहा है, इस भावना से वो जुड़ा रहेगा। विच इज एन इफेक्टिव वे टू एंड अ प्रेजेंटेशन? कौन सा प्रभावी तरीका होता है प्रेजेंटेशन को समाप्त करने का?
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? समराइज की पॉइंट एंड थैंक द ऑडियंस। चीजों को समराइज कर देना, यानी सारांश में सारे चीजों को एक बार में छोटा कर देना, और उसके बाद अपने आए हुए सभी जो श्रोता हैं जो इतने समय तक आपको सुने हैं, तो समय तो कीमती है ना, इसलिए उनको धन्यवाद दीजिए, और इस प्रकार से आप प्रभावी प्रेजेंटेशन को खत्म कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच कलर कॉम्बिनेशन इज इजीएस्ट टू रीड? किस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसको लोग आसानी से पढ़ सकते? ब्लैक टेक्स्ट ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक टेक्स्ट को, येलो ऑन वाइट, वाइट के ऊपर वाइट बैकग्राउंड के ऊपर येलो का टेक्स्ट, रेड ऑन ग्रीन, ग्रीन यहां पर ग्रीन रहेगा, बैकग्राउंड में ग्रीन, उसके बाद रेड टेक्स्ट, या फिर ब्लू ऑन ब्लैक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्लैक टेक्स्ट। हमारी आंख जो होती है ना, वो काले रंग को और सफेद रंग को अच्छी, ए 14 का करेक्ट आंसर। व्हाट शुड अवॉइडिंग ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन? जब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, है ना, आपको वो कौन सा चीजों को नहीं करना चाहिए? कॉन्फिडेंस, रीडिंग एवरी वर्ड फ्रॉम द स्लाइड्स, स्माइलिंग, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। तो क्या नहीं करना चाहिए? स्लाइड्स में जो सभी वर्ड है, हर वर्ड को आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आप खाली उन स्लाइड्स के बारे में समरी बताइए, वो खुद पढ़ लेंगे। द कंक्लूजन शुड, आपका जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, यह निष्कर्ष किस प्रकार का होना चाहिए? समराइज द प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी, है ना, वो चीज को आप समराइज कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रेजेंटर? जो प्रेजेंटर है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसके लिए वो कौन सी चीज है जो सबसे जरूरी होती है? कम्युनिकेशन, यानी संवाद करना, उसको संवाद करने की कला आना चाहिए। उसके पास इस तरह से खूबी होगा कि वो लोगों से कनेक्ट हो पाए, खुद के साथ भी और टॉपिक के साथ भी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्ट ऑडियंस अटेंशन? वो कौन सी चीज है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करेगा जब आप प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने दर्शकों के साथ किसी भी टॉपिक को जब शेयर कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मोनोटोनस वॉइस, टीनी टेक्स्ट, या फिर नो प्रिपरेशन? इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण दीजिए वो बहुत ज्यादा फैंसी हो और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए। अगला सवाल, रिहर्सिंग बिफोर अ प्रेजेंटेशन हेल्प्स टू? तो ये आपका कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। अभ्यास, है ना, अभ्यास क्या करता है कि अभ्यास हर चीज को परफेक्ट बना देता है। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं ना, तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास, इस आत्मविश्वास को बड़ा कर देता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? शुरुआत की क्लास में देखिएगा आपको बताया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? स्पीकिंग, गेस्चर्स, राइटिंग और रीडिंग। ऑप्शन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जहां पर वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, साउंड का इस्तेमाल होता है, वर्ड्स और साउंड का इस्तेमाल होता है। नॉन वर्बल में किसी भी प्रकार का वर्ड्स और साउंड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी 20 का करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी आइडिया शुड बी ऑन वन स्लाइड्स? एक स्लाइड्स में कितने प्रकार की विचारों को आप शामिल करोगे? बहुत सारे विचारों को, 10 विचारों, 1 मेन आइडिया, एक ही विचारों को, 10 विचारों को, 20 विचारों को, या फिर अल्टीमेट एक स्लाइड में आपका एक ही विचार रहेगा, एक ही मुख्य विचार रहेगा, एक ही मेन टॉपिक रहेगा एक स्लाइड्स में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑडियंस क्वेश्चंस, ऑडियंस क्वेश्चंस आर यूजुअली टेकन। तो ऑडियंस का जो सवाल, इसको कब आप लोगे? एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन समाप्त होगा तब दर्शकों के पास जो भी सवाल है उन सवालों को आप लोगे, है ना, उसके बारे में आप जवाब देने की कोशिश करेंगे।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट डज अ प्रेजेंटेशन आउटलाइन हेल्प विद? न प्रेजेंटेशन आउटलाइन किस प्रकार का मदद करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन 23 का ए। अगला सवाल, विच इज अ कॉमन प्रेजेंटेशन एड? होगा आपका प्रोजेक्टर। ऑप्शन ए, किस माध्यम से प्रेजेंटेशन? प्रोजेक्टर के माध्यम, बड़ी स्क्रीन के माध्यम से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन डिपेंड्स मेनली ऑन गुड प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। के ऊपर निर्भर करता है। सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन किसके ऊपर निर्भर करता है? गुड प्रिपरेशन, चीजों के बारे में आपका पकड़ होना चाहिए, यानी जो भी चीज आप बोल रहे हो, जो भी टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले से, और उसके साथ साथ लगातार जब आप अभ्यास, ठीक ना, इसी से एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन का नींव रहता। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं लिसनिंग बैरियर, यानी श्रवण में बाधाएं। श्रवण में क्या क्या बाधाएं होती है, लिसनिंग में क्या क्या बैरियर होता है, तो ये आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, प्रभावी रूप से श्रवण में कुछ ऐसा बाधा का हम लोग सामना करते हैं जिससे हम लोग किसी की बातों को सुन नहीं पाते हैं, और जिसका परिणाम स्वरूप मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, या फिर टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से हमें नॉलेज नहीं मिलता। ये कब होता है ना? देखिएगा, जब आप क्लास में बैठते हैं, अपने प्रोफेसर को बात को सुनते हो, या फिर किसी मार्केट पर या फिर मोहल्ले में जब आप खड़े होते हो और दूसरे व्यक्ति कोई भी चीज आपको बोल रहे हैं, उस बातों को जब आपके कानों तक वो बातें नहीं आती है, या फिर कानों में तो आप आ जाता है, मगर आप उनमें सही से समझ नहीं पाते हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यानी श्रवण में बाधाएं उत्पन्न होती है। श्रवण में बाधाएं क्या होती है? लिसनिंग बैरियर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और एक प्रभावी रूप से संवाद में किस तरह का विघ्न उत्पन्न करता है आपका लिसनिंग बैरियर्स, इसको भी आज की क्लासेस में जानेंगे। चलिए थोड़ा सा थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं, और थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को बेहतर तरीके से करने वाले हैं। चलिए, यहां पर क्या बोला गया है कि व्हाट आर लिसनिंग बैरियर्स? लिसनिंग बैरियर्स क्या है, इसके बारे में आज की इस क्लास में पहले थोड़ा सा थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं कि लिसनिंग बैरियर्स है क्या। देखो, listening barriers are obstacles that prevent a listener from receiving, understanding, interpreting or responding to a message effectively. Listening barriers क्या होता है? वो बाधा। obstacle का मतलब होता है बाधा। तो listening barrier वो बाधाएं होती है, listening barrier वो बाधाएं होती है जो एक लिसनर को, यानी एक श्रोता को, स्पीकर की बोले गई शब्द को ना वो ग्रहण कर पाता है, ना ही वो उसको समझ पाता है, ना ही इंटरप्रेट यानी उसका मीनिंग निकाल सकता है, और ना ही वो उसका जवाब दे सकता है। किसी भी मैसेज का स्पीकर के द्वारा किसी भी दिया गया संदेश या फिर सूचना, इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन को ना ही वो सुन पा रहा है, ना ही उसको ग्रहण कर पा रहा है, ना ही वो समझ पा रहा है, और उन मतलब उस संदेश का जो मतलब को है उसको वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो उस बातों का जवाब नहीं दे पा रहा है। इसी को हम लोग लिसनिंग बैरियर्स कहते हैं। दिस बैरियर्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन and often lead to misunderstanding, confusion और misinterpretation। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये सकल प्रकार की बाधाएं क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन को, यानी कम्युनिकेशन का जो गुणवत्ता है, इस कम्युनिकेशन की गुणवत्ता को कम कर देता है। साथ ही साथ कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं। किसको क्रिएट करते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी नासमझी को या फिर गलत अवधारणा को ये क्रिएट करता है, तैयार कर देता है। कंफ्यूजन, यानी हमें भ्रम में डाल देते हैं, और या फिर आप जो व्यक्ति जो चीज को बोलना चाह रहा है उसको आप गलत मतलब ढूंढ लेते हैं। जब एक वक्ता
अपना बातों को जब वो डिलीवर कर रहा है, वक्ता अपनी बातों को जब डिलीवर कर रहा है, अगर उस समय में आप किसी शोर शराबा इलाके में, जैसे सब्जी मार्केट में या फिर बाजार में या फिर कहीं पर बहुत सारा तेज गति से साउंड बज रहा, डीजे बज रहा है, या फिर आप फैक्ट्री से इलाके में या फिर अपने ही क्लासेस में, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो वक्ता है यानी हमारे प्रोफेसर हो गया या फिर कोई हमारे रिलेटिव्स हो गया या फिर कोई अनजान व्यक्ति हो गए या फिर हमारे अननोन पर्सन हो गए, परिचित व्यक्ति, इन सभी जगह में जब वो हमसे संवाद करने की कोशिश करते हैं या फिर हम भी उनसे संवाद करने जब कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि वक्ता की बातों को श्रोता ढंग से सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और इसके कारणवश क्या होता है, कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, गलत धारणाएं, गलत विचार पैदा हो जाता है, और साथ ही साथ आप वक्ता का बोलने का तात्पर्य एक अलग प्रकार सा था और उसका मतलब अलग निकल जाता है। कई बार संवाद में इस प्रकार की बाधाएं तैयार होती है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर्स या फिर लिसनिंग बैरियर्स भी हम लोग कह सकते हैं। आइए इन सभी को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पहला, टाइप्स ऑफ द लिसनिंग बैरियर्स। लिसनिंग बैरियर्स का टाइप्स किस प्रकार का होता है, इन सभी को के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। एक होता है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स का मतलब होता है भौतिक बाधाएं। भौतिक बाधाएं किसको कहते हैं, तेज गति से जब डीजे बज रहा है ना, डीजे बाबू जब तेज गति से गाना बजा रहे हैं, या फिर गाड़ी का शब्द, गाड़ी चल रहा है तेज गति से, आपके साइड से कोई गाड़ी तेज गति से चला गया, या फिर गाड़ी का हॉर्न, ये होती है भौतिक बाधाएं। लाउड बैकग्राउंड नॉइस ना, जब आप किसी व्यक्ति के साथ संवाद कर रहे हैं, उस संवाद के पीछे अगर, जब संवाद करने के दौरान पीछे से अगर तेज गति से कोई आवाज आपको सुनाई देगा, तो ये कम्युनिकेशन के फिजिकल बाधा में आती है। उसके बाद पोर एक्यूस्टिक्स, लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर, क्वालिटी माइक्रोफोन और द स्पीकर, अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, ये सभी भौतिक बाधाएं, गुड लिसनिंग के लिए ये सभी बाधाएं क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आवाज, इंसान का आवाज बैठ गया है, या फिर आपका दूर स्पीकर और लिसनर अगर दो दूरी में है, दो छोर ऐसे जगह में है दोनों जिनके बीच का दूरी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या फिर माइक्रोफोन या फिर स्पीकर खराब है, या फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब आप जिस सीट में बैठे हो, इंटरव्यू का सवाल, वहां पर आप ठीक से, वहां पर आप मन लगा करके आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आपके जो चेयर है या फिर जो कुशन में जब आप बैठे हो, तो वहीं पर आप अनकंफर्टेबल फील करो ना। जब आपका ध्यान नहीं रहता है तब भी फिजिकल बैरियर में ये गिना जाता है, यानी श्रवण में भौतिक बाधाएं आपका उत्पन्न होता है। चलिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंटल बैरियर्स, मानसिक बाधाएं। मानसिक बाधाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका उदाहरण को हम लोग देखेंगे, सबका उदाहरण को देख लेंगे, क्योंकि यहां से ही सवाल आपका सबसे ज्यादा पूछने वाला है। देखिए, मेंटल रिलेटेड, मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी बाधा है, ठीक है, दिमागी रूप से कोई भी बाधा आपको सुनने में, चीजों को समझने में प्रॉब्लम करता है, जैसा स्ट्रेस और एंजाइटी। आप अगर तनाव ग्रसित हैं किसी भी बातों को लेकर के, जब आप पहले से तनाव ग्रसित महसूस कर रहे हैं, जब पहले से आप तनाव ग्रसित हैं, एक ऐसा अवस्था जो माइंड हमेशा आप किसी प्रकार से तनाव से घिरे हुए हैं, तो इस समय आप किसी दूसरे व्यक्ति के बातों को आप समझ नहीं पाओगे। दूसरा एग्जाम्पल, एंगर और फ्रस्ट्रेशन। जब आप झिल्ला जाते हो, गुस्सा कर जाते हो ना, जब तेज किसी भी बातों को लेकर के या फिर किसी भी अवस्था को लेकर के आपके अंदर तेज तर्रार गुस्सा पनपता है, तब भी आप दूसरे के बातों को आप ढंग से सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सारे इमोशंस आपको, दिमाग को कंट्रोल करता है। डिप्रेशन, जब आप तनाव ग्रसित महसूस करेंगे, किसी भी बातों को
किसी की बातों को लेकर के या फिर किसी भी अवस्था को लेकर के जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, यानी तनाव में जब आप चले जाते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी के बातों के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, और डे ड्रीमिंग और ओवरथिंकिंग, जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव चीजों को जब आप सोचते हो, या फिर आप एक ख्याली पुलाव के बारे में सोच रहे हो, यानी डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब होता है दिवा सपना। ठीक, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, लैंग्वेज बैरियर। लिसनिंग का दूसरा बैरियर क्या होता है? लैंग्वेज, भाषाई बाधा। भाषाई बाधा क्या होता है? मान के चलिए यहाँ पर एक लड़का, ये इंग्लिश बोलने वाला लड़का है, और यहाँ पर लड़की जो हिंदी बोलने वाली लड़की है, क्या इन दोनों में संवाद होगा? क्या ये लड़की लड़के के बातों को समझ पाएगा? जवाब है नहीं। जब लैंग्वेज अलग होता है तब भी हमें इन एक दूसरे के बातों को हम समझ नहीं पाते, तो ये किस में आता है? लैंग्वेज बैरियर। और ये लैंग्वेज बैरियर लिसनिंग बैरियर के तहत भी आता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज, ठीक, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग दो भाषा के अलग अलग लैंग्वेज के अगर दो लोग आपस में जब पहली बार उनका मुलाकात होता है, एक दूसरे भाषा को जब नहीं जानते हैं, तो बाधा होता है, उनके सुनने में बाधा होता है, कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद डिफिकल्ट वोकैबुलरी। आप मान के चले कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसा हिंदी का वर्ड होता है जो खालिश हिंदी होता है, जो प्रॉपर खालिश प्योर हिंदी होता है, तो जिसका एग्जाम्पल हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। क्या उस हिंदी को प्रॉपर जो हिंदी होता है ना, जो खालिश हिंदी होता है, बहुत समय ऐसा होता है कि उसके माने को ही हम लोग को नहीं पता। तो किसी शब्द का, किसी वाक्य का अगर प्योरिटी के साथ उसका इस्तेमाल हो रहा है और जनमानस उससे परिचित नहीं है, तो ये आपका बैरियर में आता है, लिसनिंग बैरियर में। टेक्निकल जार्गन, आप दिखेगा कि टेक्निकल चीजों को, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सभी को आप बढ़िया तरीके से चला पाते हैं। क्या आपके मम्मी पापा इन सभी चीजों को उतना एफिशिएंटली चला पाते हैं? क्या आपके दादा दादी, नाना नानी नहीं चला पाएंगे? मम्मी पापा तो थोड़ा बहुत चला पाएंगे, मगर उनके आगे का जनरेशन टेक्निकल चीजों को नहीं चला पाते, तो ये भी एक बाधा में शुमार होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, मान के चलिए कि कोई अंग्रेजी बोल रहा है, इंडियन अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो उसको आप समझ लोगे, थोड़ा बहुत कोशिश करोगे, मगर जो एक्सेंट उसका है ना, उच्चारण का तरीका, एक्सेंट होता है कि जो उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का एक लहजा होता है। हमारा लहजा अलग है। हमारा, जब हम लोग हिंदी कहते हैं, हिंदी में सॉरी, जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा जो उच्चारण होता है, हम सभी का जो उच्चारण होता है वो अलग होता है। ब्रिटिश एक्सेंट में जो व्यक्ति बात करेंगे और भारतीय एक्सेंट में जो दो व्यक्ति बात करेगा, शुरुआती के समय में जो इंडियन एक्सेंट के अंग्रेजी बोलने वाला जो व्यक्ति होगा, जब पहली बार उस ब्रिटिश एक्सेंट को सुनेगा ना, तो थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आता है। उसके बाद फास्ट स्पीच, जब तेज तर्रार तरीके से कोई व्यक्ति बोलता है तो ये फास्ट स्पीच के तहत आता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला वाला ऑप्शन, सॉरी अगला वाला पार्ट, लैक ऑफ अटेंशन। अगला वाला पॉइंट है लैक ऑफ अटेंशन, जब किसी भी चीज के ऊपर आपका ध्यान नहीं रहता है, जैसे एक्सेसिव आप मोबाइल को चला रहे हैं, उसके बाद आप लुकिंग अराउंड द रूम, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो आप उसके बातों से आप अपने आप को नहीं जुड़ पा रहे हैं और पूरा रूम को चारों तरफ नजर दौड़ा रहे हैं, या फिर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, जो व्यक्ति किसी के बारे में, मान के चले आपके प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कुछ चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, उस समय आपके दिमाग किसी दूसरे चीजों को समझ रहा है, या फिर मल्टीटास्किंग, एक साथ जब आप बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश करते हो, ये मल्टीटास्किंग बैरियर में आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिजुडिस एंड एजम्पशन, पूर्वी धारणा या फिर पूर्वानुमान। पर्सनल बायस, जब आप पर्सनल बायस्ड हो जाते हो, यानी किसी का पक्ष शुरुआत से ले लेते हो, कि आप बोलोगे नहीं, ये व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में शुरुआत से ही धारणा कि नहीं, ये व्यक्ति, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और आप तीसरा हैं,
आप एज अ मॉनिटर या फिर क्लास के आप प्रोफेसर हैं, मान के चलिए आप प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप धारणा पहले से धारणा कर लें ये नंबर 1 वाला जो बच्चा है और नंबर 2 वाला बच्चा, नंबर 1 वाला बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, नंबर 2 वाला बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो आप शुरुआत से मतलब शुरुआत से आप धारणा कर लोगे कि जब आप वाइवा ये बच्चा देने आएगा कि नहीं भाई ये सेकंड वाला बच्चा पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है, तो आप की बातों को ज्यादा ध्यान से नहीं सुनोगे। स्टेरियोटाइपिंग, सभी चीज को मतलब स्टेरियोटाइप करना, यानी एक समय ये एक टाइप का आपका पूर्वानुमान का जैसे ही होता है, पहले से ही आप किसी के बारे में सोच लेते हो। नेगेटिव एजम्पशन, किसी के बारे में पहले से ही गलत तरीके से धारणा को आप पनपते हो, आपके अंदर पनपता है। और इग्नोरिंग द डिफरेंट ऑप्शन, कि जो डिफरेंट ऑप्शन है इसको आप इग्नोर कर लेते हो। चलिए अब आते हैं इमोशन बैरियर, फियर, सैडनेस, एंजाइटी, जेलस, एंगर, तो ये सभी तो आता ही है। इसके साथ साथ कल्चरल बैरियर में क्या क्या आता है? डिफरेंट कस्टम, रिलीजियन, सोशल वैल्यूज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंस, ये सभी आता है आपका कल्चरल बैरियर में, ठीक है। सांस्कृतिक बाधा में ये सभी आती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजों को आप डालने की कोशिश कर लेते हो, बहुत सारी चीजों को एक समय, बहुत सारी चीजों को आप दिमाग में डालने की कोशिश करते हो। पहला कि लंबे से अगर किसी लेक्चर को सुन रहे हैं आपके प्रोफेसर का, वो लेक्चर अगर बड़ा हो गया तो दिक्कत होगा। एक्सेसिव इंस्ट्रक्शन, अगर बहुत ज्यादा आपको इंस्ट्रक्शन आदेश दिया गया ये करो वो करो, ये भी दिक्कत होता है। बहुत ज्यादा फैक्ट फिगर, ये भी दिक्कत करता है। और लगातार बिना ब्रेक किए हमें जब टीचर लगातार बोलते रहते हैं या फिर वक्ता लगातार बोलता रहता है, तब भी ये बाधा में शुमार होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, आप किसी के बारे में पहले से नहीं बोलेंगे, किसी की बातों को लेकर के जब आप गलत धारणा आपके अंदर आ जाता है, अगर आप गलत वर्डों को सुन लेते हैं या फिर स्पीकर जिस लिहाजा से वो बोलना चाहता है, उसका इंटेंशन जिस तौर तरीके से वो बोलना चाहते हैं, उसके बारे में आप गलत धारणा आपके दिमाग में आ जाता है, या फिर इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग, चीजों को आप ढंग से समझ नहीं पाते हैं, या फिर लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन, चीजें आपके पास क्लैरिटी के साथ नहीं आता है ना, तो ये सभी प्रॉब्लम होता है। चलिए और आखिरी वाला सेगमेंट हम लोग देखेंगे जो कि है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल बैरियर उतना ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि देखिएगा आप सभी कंप्यूटर से यूज टू हो, टेक्निकल एस्पेक्ट से यूज टू हो, मगर आपके जो मम्मी पापा हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, या फिर देखिएगा हमारे दादा दादी, नाना नानी, टेक्नोलॉजिकली से वो थोड़े बहुत उतना ज्यादा वो टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं है, या फिर कोई अशिक्षित व्यक्ति हैं, तो इनके लिए भी दिक्कत होता है। और हमारे लिए भी दिक्कत होता है। हमारे लिए कब दिक्कत होता है? जब हमारे इंटरनेट जब नहीं रहता है, या फिर ऑडियो डिस्टॉर्शन सही से सुनाई नहीं देता है, या फिर माइक्रोफोन खराब हो जाता है, वीडियो कॉल इंटरप्ट हो जाता है, बीच बीच में वीडियो कॉल, इंटरनेट की वजह से वीडियो कॉल टूट जाता है। तो ये सभी टेक्नोलॉजिकल बैरियर में कम्युनिकेशन का या फिर स्पीकिंग का बैरियर है, ठीक है। तब आइए अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर मूव करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से हम लोग करने वाले हैं। चलिए आपके स्क्रीन का आज का पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज अ लिसनिंग बैरियर। लिसनिंग बैरियर क्या है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि लिसनिंग बैरियर क्या है। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कि स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग बैरियर का मतलब होता है स्पीकिंग स्किल, एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स इफेक्टिव लिसनिंग, अ रीडिंग टेक्निक, या फिर अ राइटिंग मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स इफेक्टिव लिसनिंग, यानी वो सभी चीज जो आपको प्रभावी रूप से श्रवण में बाधा प्राप्त करता है उसे हम लोग लिसनिंग बैरियर कहते हैं, श्रवण बाधा कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल बैरियर। इनमें से कौन फिजिकल बैरियर है? भौतिक रूप से बाधा, ठीक है। श्रवण में
भौतिक रूप से इनमें से कौन बाधा उत्पन्न करता है? नॉइस, इंटरनेट, एटीट्यूड या फिर वोकैबुलरी? तो ये होता है शब्द। जब आप बात कर रहे हो तो आपके बगल में तेज गति से जब कोई गाड़ी निकल कर चला जाता है, या फिर गाड़ी लगातार हॉर्न बजाती रहती है, या फिर माइक बज रहा है, या फिर आप बाजार में किसी से बातचीत करना चाहते हो, तो शोर शराबा फिजिकल बैरियर में यानी भौतिक बाधा में आता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच बैरियर इज कॉज्ड बाय लाउड म्यूजिक ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन। एक कॉन्वर्सेशन के दौरान, एक संवाद के दौरान इनमें से कौन है जो तेज गति से साउंड बजने के बाद एक तेज गति से बाधा उत्पन्न होता है? जब आप किसी के साथ संवाद कर रहे हैं और संवाद के दौरान एक तेज गति से, है ना, बहुत ज्यादा तेज आपको वहां पर शब्द सुनाई दे रहा है म्यूजिक के कारण, स्पीकर बहुत लाउडली बज रहा है, तो इस बाधा को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल बैरियर। नॉइज को तो हम लोग सभी पढ़े हैं कि इसको फिजिकल बैरियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइकोलॉजिकल बैरियर। इनमें से कौन साइकोलॉजिकल बैरियर है? ट्रैफिक नॉइज, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, पोर माइक्रोफोन या फिर बैड हैंडराइटिंग। साइकोलॉजी तो होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, है ना, तनाव, अवसाद एवं तनाव आपका साइकोलॉजिकल बैरियर में या फिर मेंटल बैरियर में आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सवाल पूछ रहा है विच इमोशनल स्टेट कैन रिड्यूस लिसनिंग एबिलिटी। अच्छा, आपके दिमाग के वो कौन सा अवस्था है जो आपको सुनने में अक्षम बना देता है ना? आपकी सुनने की जो क्षमता है वो सुनने की क्षमता को कम कर देता है। आपके दिमाग का वो कौन सा अवस्था होता है जो आपकी सुनने की क्षमता को कम कर देता है? हैप्पीनेस, एंगर, क्यूरियोसिटी या फिर मोटिवेशन? क्या होगा? एंगर, गुस्सा ना? गुस्सा ही इंसान को सोचने, समझने, सुनने की जो आदत है उसको नष्ट कर देता है। ऑप्शन बी इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच इज अ लैंग्वेज बैरियर। इनमें से कौन लैंग्वेज बैरियर यानी भाषाई बाधा है? पुअर लाइटनिंग, खराब रोशनी, डिफिकल्ट वोकाबुलरी, नॉइस या फिर हीट? सब डिफिकल्ट शब्दों का चुनाव, डिफिकल्ट वोकाबुलरी। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे सवाल पूछ रहा है सिलेक्टिव लिसनिंग मीन्स। सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग टू एवरीवन, सबको सुनना, लिसनिंग ओनली टू व्हाट इंटरेस्ट यू, टेकिंग नोट्स या फिर इग्नोरिंग ऑल द साउंड्स? करेक्ट ऑप्शन बी, लिसनिंग ओनली टू व्हाट इंटरेस्ट यू। केवल उन चीजों को समझना, उन चीजों को सुनना सिलेक्टिव तरीके से। हम लोग बोलते हैं कि वो बंदा बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, यानी पिक एंड चूज कर रहा है। जो उसको मन में जिन बातों के लिए वो जुड़ा हुआ है, यानी जो सुनने में उसको अच्छा लगेगा उसी को वो सुनने की कोशिश करता है, बाकी सबको वो इग्नोर कर देता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच इज अ कॉमन एनवायरमेंटल बैरियर। इनमें से कॉमन एनवायरमेंटल बैरियर क्या है? इको इन द रूम, कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी या फिर नॉलेज? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इको इन द रूम, एनवायरमेंटल बैरियर। ठीक, जब
एक रूम में, एक खाली रूम में जब आपका साउंड गूंजेगा तब आपको सुनाई में दिक्कत आती है। तो ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सवाल पूछ रहा है, विच फैक्टर कैन डिस्ट्रैक्ट अ लिसनर इंटरनली। इनमें से कौन है कि एक लिसनर को अंदर से अंदर चीजों को सुनने में दिक्कत देता है। यानी आप बढ़िया तरीके से किसी भी चीज को सुन नहीं पाते हो क्योंकि वो आपके अंदर में ही डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। सॉरी, डिस्ट्रैक्शन यानी डिस्ट्रैक्ट पैदा करना, कि आपके दिमाग को विचलित कर देता है। डे ड्रीम, साइलेंस, गुड प्रोनाउंसिएशन, आई कॉन्टैक्ट। ऑप्शन ए ड्रीमिंग। तो ये होता है आपका दिमागी सोच। जब आप किसी एक ख्याली दुनिया में रहेंगे ना तो आपको सुनने में वो बाधा तैयार करता है। यानी जब आप कोई आपके प्रोफेसर, कॉलेज में आपके प्रोफेसर किसी भी चीज के बारे में वो लेक्चर दे रहे हैं और आपका दिमाग किसी और चीजों में लगा हुआ है, तो वो आपके मन को क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। यानी उस चीज से भटका देता है। उस चीजों के बारे में प्रोफेसर जो चीजों को बता रहे हैं वहां पर आपका मन नहीं रहेगा, आप किसी और चीजों को सुनेंगे, समझेंगे। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है भटकाव। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे सवाल पूछ रहा है कि हियरिंग एंड लिसनिंग आर, हियरिंग और लिसनिंग क्या होता है? एग्जैक्टली द सेम, कंप्लीटली अनरिलेटेड, डिफरेंट प्रोसेस, या फिर बोथ रीडिंग। लिसनिंग एंड हियरिंग क्या होता है? बोथ रीडिंग स्किल, ठीक ना, रीडिंग स्किल का ये हिस्सा होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 का होगा डी, यानी पढ़ने का जो स्किल आता है, पढ़ने की जो खूबी, पढ़ने की खूबी में ये दोनों आते हैं। दोनों एक जैसा नहीं है ना, और दोनों एक दूसरे से अनरिलेटेड, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, हुए रहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच बैरियर इज कॉज्ड बाय प्रिजुडिस। फिजिकल बैरियर, एटीट्यूडिनल, मैकेनिकल बैरियर, या फिर लैंग्वेज बैरियर। ऑप्शन बी होगा 11 का, एटीट्यूड रिलेटेड बैरियर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 12 आपसे सवाल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल बैरियर। फॉल्टी माइक्रोफोन, ठीक, 12 का। जब आपका माइक्रोफोन खराब होगा क्या आप बातों को सुन पाओगे? तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? कि क्वेश्चन नंबर 13 आपसे सवाल पूछ रहा है, विच बैरियर ऑकर्स व्हेन द लिसनर इज ट्राइड। जो होगा फिजिकल कंडीशन होगा, ठीक। जब लिसनर बिल्कुल पूरी तरीके से थक जाता है तो किसी की बातों को वो नहीं सुनता है कि किस प्रकार की बाधा में आता है, तो ये होगा फिजिकल कंडीशन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 14 आपसे सवाल पूछ रहा है, कल्चरल डिफरेंसेस में लीड। कल्चरल डिफरेंसेस वो कौन सी चीजों को बढ़ता है, कौन सी चीजों की ओर बढ़ती है? बेटर लिसनिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, बेटर राइटिंग, या फिर फास्टर स्पीकिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग। और आप दोनों के बीच में परंपराएं अगर अलग होती है तो आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, ठीक। किसी के यहाँ पर तेज बोलना अच्छा माना जाता है और किसी के यहाँ तेज बोलना खराब माना जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। 14 का बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे सवाल पूछ रहा है, विच बैरियर रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ अटेंशन।
लैक ऑफ अटेंशन का ये में कौन सा बैरियर है? इनएक्टिवनेस, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस या फिर फीडबैक? 15 का ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिसनिंग बैरियर? इनमें से कौन लिसनिंग बैरियर नहीं है? एक्टिव लिसनिंग, ध्यानपूर्वक किसी की बातों को सुनना। चलिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 आपसे सवाल पूछ रहा है विच बैरियर इज कॉज्ड बाय द अनफैमिलियर एक्सेंट? लैंग्वेज बैरियर है ना, ये लैंग्वेज बैरियर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे सवाल पूछ रहा है डे ड्रीमिंग मेनली इफेक्ट? डे ड्रीम कहां पर इफेक्ट करता है? कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान लगाने नहीं देता है। आप किसी और के बारे में आप सोचते रहते हो, किसी और के बारे में आप कल्पना दुनिया में आप चले जाते हो, तो वास्तव जीवन के ऊपर क्या आप सोच पाओगे? वास्तव उस प्रेजेंट मोमेंट में जो व्यक्ति आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसके बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, समझोगे? नहीं है। 18 का ए। 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 A poor internet connection during an online classes is मैकेनिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर या फिर कल्चरल बैरियर? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैकेनिकल बैरियर। तो मैकेनिकल बैरियर कहते हैं जब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा। क्या आप अपने दोस्त से बात कर सकते हो? कब होगा? नहीं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे सवाल पूछ रहा है विच बैरियर इज रिलेटेड टू नेगेटिव एटीट्यूड? नेगेटिव एटीट्यूड में कौन सा बैरियर आता है? ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।